Hello students, now I will explain you the science of class 8 lesson 8 lesson name is the cell। हम सेल के बारे में समझेंगे। आज फिर से आपको मैं कुछ रिवाइज करना चाहता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जब हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, ब्रह्मांड बन रहा था, लगभग 4.5 अरब साल पहले की बात है। तो जब हमारा ये सोलर सिस्टम भी बन रहा था उस समय, तो ब्रह्मांड तो बहुत समय पहले से, लगभग 13 अरब साल पहले से बन रहा है। और हमारा जो अपना सोलर सिस्टम है और उसमें अर्थ का फॉर्मेशन है, लगभग 4.5 अरब साल पहले शुरू हुआ। और इसके बाद धरती बहुत गर्म थी उस समय जब बनी, तो फिर धीरे धीरे बहुत दिनों बाद ठंडी हुई, उसमें बहुत साल लगे। और इसके बाद जब धरती ठंडी हुई, लगभग काफ़ी हद तक तो बारिश जब लगातार हुई, धरती ठंडी बनी, अर्थ क्रस्ट बनी, धरती के ऊपर पूरा चारों तरफ समुद्र ही समुद्र बन गया, हर जगह पानी ही पानी था। तो उस समय सबसे पहले कुछ ऐसे सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके बने, क्योंकि उसमें हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था, तो ऑक्सीडेशन की संभावना बिल्कुल नहीं थी। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बनती गईं जिससे जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ पॉसिबल हो सका। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बने जो एक दूसरे के संपर्क में आकर के उनमें जीवन की गतिविधियाँ स्टार्ट हुई। और धीरे धीरे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोसेस चलता रहा, और सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स बनी। उसके बाद तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, बस एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है और उसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सभी सेल ऑर्गेनेल्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बिखरे होते हैं। मतलब एक कवरिंग होती है, कवरिंग के अंदर एक लिक्विड होता है, और लिक्विड के अलावा कुछ भी और दिखने में नहीं आता है। राइबोसोम्स के पार्टिकल्स दिख जाते हैं और कोई चीज़ें ज़्यादातर दिखने में नहीं आती हैं, सब चीज़ें साइटोप्लाज्म में बिखरी होती हैं। तो बहुत समय तक जीवन ऐसे ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो स्ट्रगल का दौर आया, आपस में स्ट्रगल होने लगा। तो उसमें से कुछ कोशिकाओं ने, क्योंकि ये लिविंग एंटिटीज़ थी, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं ने अपने अंदर कुछ एडवांसमेंट लाना शुरू किया कि हम अपने आप को थोड़ा सा अगर कुछ अलग करके रहेंगे तो हम ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, हम अच्छे से वातावरण के अंदर रह पाएंगे। तो फिर धीरे धीरे इस तरीके से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हर कार्य करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनेल बनने शुरू हो गए। हर काम को करने के लिए कोशिकाओं के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेल बनने शुरू हो गए, और एक न्यूक्लियस भी बना जो हर ऑर्गेनेल की एक्टिविटी को कंट्रोल भी करता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट हुआ, और फिर यूकैरियोटिक सेल चूँकि ज़्यादा एडवांस थी प्रोकैरियोटिक सेल की अपेक्षा, इनकी संख्या बढ़ने लगी। आज के समय में स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल लें तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। आपने बहुत सारे बैक्टीरिया का नाम पढ़ रखा होगा, आप जानते भी होंगे कि हमें बहुत सारे जो डिजीज़ होते हैं ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं। जैसे मैं सिंपल की बात कर लूँ तो जो हमें ट्यूबरकुलोसिस हो गया, या बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हो गए जो हमें बैक्टीरिया के कारण काज करते हैं। स्टूडेंट्स, वायरस जो होता है ये लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल के बीच की एंटिटी होती है, ये सेल ही नहीं है। वायरस को अगर हम बाहर कर देंगे बॉडी से, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अगर हम बाहर निकाल दें तो ये नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये लिविंग एंटिटीज़ होती हैं। तो वायरस को हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। न तो ये लिविंग है न तो नॉन लिविंग है, दोनों के बीच की जोड़ने वाली कड़ी है। ये हमें ये दिखाती है कि कैसे नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स बनी होंगी। फिर प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट हुआ। फिर यूकैरियोटिक सेल अपने आप को ज़्यादा एग्रीगेट कर ली, और फंक्शन के आधार पर भी यूकैरियोटिक सेल ने अपने आप को कैटेगराइज कर लिया। जैसे अगर हम अपनी बॉडी देखें तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जो हमारी आँख की सेल होंगी या जो हमारी कान की सेल होंगी, इनका शेप, इनका साइज और इनका फंक्शन थोड़ा सा अलग है। हर सेल सिर्फ अपना इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके अंदर के ऑर्गेनेल्स सभी होंगे, इसके अंदर के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी हैं। सभी कोशिकाओं में लगभग एक जैसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन इस सेल का जो फंक्शन होता है, अलग अलग ऑर्गन्स के सेल का जो फंक्शन होता है ये अलग अलग होता है, और ये डिटरमाइन करता है
जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के ऊपर जो जीन होते हैं वह इसके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। होता क्या है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले तो हर जीव की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है। सिंगल सेल से ही फिर हमारे बॉडी की सभी सेल बनती हैं। लेकिन हर ऑर्गन की जो सेल होती है, हर ऑर्गन के सेल के डीएनए का कुछ भाग डीएक्टिवेट हो जाता है, वह काम नहीं करता है और बाकी भाग काम करते रहते हैं। तो उस डीएनए का जो भाग काम करता है वही भाग सेल के हर फंक्शन को कंट्रोल करता है और वही यह चीज़ कंट्रोल करता है और वही सेल के सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है कि सेल वह कौन सा फंक्शन सेल करेगी। तो इस तरीके से हर सेल में, हर ऑर्गन की सेल में डीएनए का अलग अलग भाग एक्टिवेट होता है और यही उस सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो सेल का डेवलपमेंट होता है, जो सेल का फंक्शन होता है, ये आप सभी के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आप इस लेसन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर सेल ऑर्गेनेल का नाम, वायरस, प्रोकैरियोट, यूकैरियोटिक सेल, और किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं तो उनके अंदर जो हर ऑर्गन की अलग अलग सेल है उनका फंक्शन अलग अलग क्यों होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट डे अब इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।